हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या एलयू। यूजीसी नेट एग्जाम को टारगेट करते हुए जिस तरह से हम लोग पेपर 1 का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं, वैसे ही पेपर 2 सोशियोलॉजी को लेकर के एमसीक्यू सीरीज हम लेकर के आए हैं। और जिस तरह से पेपर 1 में टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज हम लोग जो है एमसीक्यूज कर रहे हैं, उसी तरह से पेपर 2 में भी यूनिट और टॉपिक वाइज हम लोग जो है एमसीक्यूज करेंगे। तो आज के इस पार्ट में हम लेकर आए हैं यूनिट 1 का तकरीबन 100 क्वेश्चंस, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ पैटर्न वेरिएबल बाय टॉलकट पार्सन। टॉलकट पार्सन ने कुछ पैटर्न वेरिएबल्स दिए हैं, हम लोग जानते हैं। तो उसमें से इनमें से कौन है जो उस पैटर्न वेरिएबल में से नहीं है। तो इफेक्टिव वर्सेस इफेक्टिव न्यूट्रलिटी का पैटर्न वेरिएबल उन्होंने दिया है। यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पार्टिकुलरिज्म का भी पैटर्न वेरिएबल उनके द्वारा दिया गया है। इनोवेशन वर्सेस रिचुअलिज्म जैसा कोई उनका पैटर्न वेरिएबल नहीं है। और स्पेसिफिसिटी वर्सेस डिफ्यूजननेस भी उनका एक पैटर्न वेरिएबल है। यानी कि इसमें पूछा गया है कि विच इज नॉट, कौन सा नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये मैच इन कुछ सोशोलॉजिस्ट्स हैं और उनकी कुछ बुक्स हैं, उसको मैचिंग करने को है। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज के ऊपर राधाकृष्ण मुखर्जी का काम है, हम जानते हैं। और राधाकृष्ण मुखर्जी की ये एक बुक भी है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। युगांता एरावती कार्वे का बुक है, द एंड ऑफ इपोक। और जीएस घुर्रे की बुक है, रिलीज कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ये और कुर्ग्स के ऊपर जो काम है, हम लोग जानते हैं, फेमस एमएन श्रीनिवास का काम है। ये आपका हो जाएगा रिलीजन सोसाइटी अमेंग्स्ट द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन होगा आपका ए का हो जाएगा 4th, बी का हो जाएगा 3rd, एंड सी का हो जाएगा आपका 2nd, और डी का हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एक असर्शन रीजन है। जीएस घुर्रे रिफर्ड टू इंडियन ट्राइब्स एज बैकवर्ड हिंदूज। हम लोग जानते हैं कि जीएस घुर्रे ने जो इंडियन ट्राइब्स है उनको बैकवर्ड हिंदूज के नाम से बुलाया था। ये तो सही है, तो ये तो करेक्ट है। रीजन है कि घुर्रे सपोर्टेड द असिमिलेशन ऑफ ट्राइब्स इनटू मेन स्ट्रीम इंडियन सोसाइटी। तो ये भी सही है कि घुर्रे ने जो है असिमिलेशन का सपोर्ट किया था पूरी तरह से। तो इसका आपका दोनों ही ट्रू हो जाएंगे, और ये जो एक्सप्लेनेशन है वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू यूर्गन हेबरमास, which of the following are types of crisis in late capitalism। कैपिटलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में हेबरमास ने कुछ क्राइसिस बताए हैं, लेजिटिमेसी क्राइसिस, मोटिवेशन क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस और रैशनैलिटी क्राइसिस। ये चारों तरह के क्राइसिस की उन्होंने बात की है। इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4। वैधता, प्रेरणा और आर्थिक और तार्किकता, सभी तरह के जो है संकट की बात उन्होंने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि अरेंज द फॉलोइंग बुक्स बाय मिशेल फूको इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। फूको की कुछ बुक्स हैं जिनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। तो फूको की जो सबसे पहली बुक है वो मैडनेस एंड सिविलाइजेशन है। तो नंबर 1 पर आपकी ये बुक आ जाएगी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। ये 1961 में पब्लिश हुई। उसके बाद आपका जो दूसरा बुक होगा वो हो जाएगा बर्थ ऑफ क्लिनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ये दूसरा हो जाएगा। और द बर्थ ऑफ क्लिनिक जो बुक है आपको 1963 में पब्लिश होती है। और उसके बाद आपकी बुक आती है ऑर्डर ऑफ थिंग्स, तीसरे नंबर पे ये बुक हो जाएगी। और द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स 1966 में पब्लिश हुई बुक है। और उसके बाद आपका जो है लास्ट में आता है डिसिप्लिन एंड पनिश, जो कि 1975 की बुक है, 1975।
75 की बुक है। ऑर्डर याद रखना ज़्यादा जरूरी है, ईयर्स याद रहे या न रहे। तो सबसे पहला है कि उनका मैडनेस ऑफ सिविलाइजेशन उनकी पहली बुक है, यानी कि दूसरा पहला ऑप्शन होगा। और उसके बाद बर्थ ऑफ क्लिनिक यानी फोर्थ होगा। उसके बाद द ऑर्डर ऑफ थिंग्स यानी थर्ड होगा। और उसके बाद फर्स्ट एंड डिसिप्लिन एंड पनिश होगा, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से कुछ थिंकर्स हैं, उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको मैच करना है। तो हम लोग जानते हैं मॉडर्निटी एज अ जगरनॉट, सबसे फेमस जो कोटेशन है उसको जो है हेबरमास ने मॉडर्निटी एज अ जगरनॉट को एंथनी गिडेंस ने दिया हुआ है। एंथनी गिडेंस ने मॉडर्निटी को एज ए जगरनॉट कहा हुआ है, यानी कि ए का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो 2 हो जाएगा। और स्पेस ऑफ फ्लोज और इस टाइमलेस टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो मैनुअल कैसल का कॉन्सेप्ट है। हैबिटस और सिंबलिक वायलेंस की बात पियरे बोर्डियू करते हैं। और बायोपॉलिटिक्स और गवर्नमेंटलिटी की बात मिशेल फोको करते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए ए का 2, बी का 1 और सी का 3 एंड डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हिंदी वाले ऑप्शन में भी हिंदी में कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि मैक्स वेबर एसोसिएटेड इनर वर्डली एस्थेटिसिज्म डिसऑर्डरली एस्थेटिसिज्म प्राइमरीली विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। उन्होंने जो इहलौकिक बैरागी की जो बात करी है वो किसके संदर्भ में करी है, हिंदुइज्म, टाओइज्म, कैल्विनिस्ट, प्रोटेस्टेंट्स या जैन बुद्धिज्म के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि मैक्स वेबर का जो स्टडी था वो पूरा का पूरा कैल्विनिस्ट प्रोटेस्टेंट्स के ऊपर था। और इन्हीं को संदर्भ में उन्होंने इनर वर्डली एस्थेटिसिज्म की बात बोली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 का सही होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हम देख सकते हैं, असिस्टेंट डिवीजन का क्वेश्चन है। रॉबर्ट के मर्टन डेवलप द कुडोज फ्रेमवर्क फॉर द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस। तो ये तो सही है कि कुडोज का फ्रेमवर्क जो है सोशियोलॉजी ऑफ साइंस के संदर्भ में मर्टन ने दिया था, यानी ये तो ट्रू हो जाएगा। रीजन है द कुडोज फ्रेमवर्क कंप्राइजेस कम्युनिज्म, यूनिवर्सलिज्म, डिसइंटरेस्टेडनेस एंड ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म। तो ये यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है कुडोज का, और ये फुल फॉर्म भी सही दिया हुआ है, लेकिन क्या ये इसका यही रीजन है? इसी चीज़ को लेकर के उन्होंने कुडोज का जो फ्रेमवर्क दिया था कि एज ए रीजन ये इसमें फिट हो रहा है क्या? तो ये ऐसा नहीं है। कुडोज का फुल फॉर्म उन्होंने दिया है, लेकिन एज ए रीजन इसमें कुछ नहीं मिलता है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स एंड मेथड्स आर एसोसिएटेड विद ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की। मालिनोव्स्की का जो मालिनोव्स्की के जो काम है, जो वर्क है उनका, उस वर्क में उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो इनमें से कौन है जो उससे रिलेटेड है, ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की से रिलेटेड है? तो बायोफिजिकल एंड थियरी ऑफ कल्चर, नीड थियरी ऑफ कल्चर मालिनोव्स्की की है, हम लोग जानते हैं। कोलारिंग सेरेमोनियल एक्सचेंज के बारे में उन्होंने बोला, ये भी हम लोग जानते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर फॉर्म के बारे में उनका कोई जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया है, ये मेथड उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये हम लोग जानते हैं। यानी कि 1, 2 एंड 3, यानी कि ऑप्शन 1, 2 एंड 4, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस famously introduced the concept of bricolage and bricolage in which of his works। तो ब्राइकलर और ब्राइकोलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो लेवी-स्ट्रॉस ने अपनी किस पुस्तक में दिया हुआ है? तो देखो, ब्राइकलर का जो कॉन्सेप्ट का जो मीनिंग है वो हम लोग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ क्रिएट कर रहा है, कुछ बना रहा है, तो उसको बनाने में वो उन चीज़ों की
उन चीज़ों का इस्तेमाल करता है जो वहाँ पर मौजूद हैं, ना कि एक इंजीनियर और एक साइंटिस्ट की तरह जो कि लोग एक पर्टिकुलर जो है चीज़ को बनाने के लिए कुछ पर्टिकुलर टूल्स का, कुछ स्पेशल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी मौजूद है उस मौजूद चीज़ से उस चीज़ को बनाना या उसमें इस्तेमाल करना। और ये उनका जो द सैवेज माइंड जो उनकी बुक है उसमें जो है इन्होंने ये कॉन्सेप्ट उन्होंने ये इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा द सैवेज माइंड। इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं और उनसे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें मैच करना है। देखो ड्रामेटोलॉजी का कॉन्सेप्ट गॉफमैन का है, हम लोग जानते हैं। इंडेक्सिकलिटी का कॉन्सेप्ट गार्फिंकल का है। सिग्निफिकेंट सिंबल्स और टाइपिफिकेशन, देखो तो बी का फर्स्ट होना चाहिए और सी का सेकंड होना चाहिए। बी का फर्स्ट और सी का सेकंड, ऐसा इन दो ऑप्शंस में है। तो अल्फ्रेड टाइपिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अल्फ्रेड शुट्स का है, और सिग्निफिकेंट सिंबल्स की जो बात है वो GH मीड ने की है। तो इस तरह से डी का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा, बी का जो है 1 हो जाएगा और सी का 2 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से कोड बेस्ड ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है में क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू Pierre Bourdieu, the error of projecting the theoretical thinking of researcher onto the minds of the social actors being studied is termed as। पीरे बोर्ड कह रहे हैं कि शोधकर्ता जब अपना रिसर्च कर रहा होता है तो उस रिसर्च करने के दौरान जो उत्तरदाता होते हैं या जो सोशल एक्टर्स होते हैं उनके ऊपर अपनी जो सोच है उस अपनी सैद्धांतिक सोच को अगर वो थोप रहे हैं तो उसको किस त्रुटि के नाम से जानते हैं। तो उसको हम लोग जानते हैं स्कॉलिस्टिक फैलेसी के रूप में, कि रिसर्चर जो है घुमा फिरा के शोध जो उत्तरदाता हैं या जिन पे स्टडी कर रहे हैं उन लोगों से अपनी सोच को थोप करके उनसे डेटा को कलेक्ट करना, या इस तरह से उस सोच को थोपने की उस प्रक्रिया को या उस फैलेसी को हम जो है स्कॉलिस्टिक फैलेसी बोलते हैं। ठीक है, ये पीयर बॉर्ड्यू से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 12 का एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, assertion रीजन है मैनुअल कैसेल्स conceptualized the idea of the dual city using Los Angeles and New York as examples। तो ये तो सही है। रीजन है कैसेल्स मार्क्सिस्ट पोस्ट मॉडर्न एनालिसिस focused strictly on the global division of labor and collective consumption within the information society। अब इसको दोनों तरीके से देखना है कि दोनों एज ए ऑप्शन सही हैं और एज ए स्टेटमेंट ये सही हैं, और एज ए रीजन क्या ये मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। डुअल सिटी की बात उन्होंने करी थी लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क सिटी को स्टडी करते हुए, और वो मार्क्सिस्ट जो है पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जो उनका जो फोकस रहा है वो ग्लोबल डिवीजन पर रहा है, और उन्होंने इंफॉर्मेशन सोसाइटी के अंदर कलेक्टिव कंजम्पशन और डिवीजन ऑफ लेबर की बात उन्होंने करी है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, लेकिन ये किसी तरह से इसका रीजन नहीं बन पा रहा है, तो ये इस तरह से इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, बट बोथ जो है वो ट्रू हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, which sorry who among the following Indian sociologists famously divided India into 4 geographical zones to map its kinship organization। kinship organization के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जानते हैं इरावती कार्वे ने जियोग्राफिकल एरिया को 4 भागों में बांटा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। Arrange the following major works by G.S. Ghurye in chronological order to their publication। घुरिये की कुछ किताबें हैं जिनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है।
तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया इनकी सबसे पहली किताब है जो कि 1932 में पब्लिश होती है। उसके बाद सोशल टेंशन तो काफ़ी बाद में इनकी किताब आती है। कास्ट एंड रेस इन इंडिया के बाद इंडियन साधु जिनकी किताब है जो 1953 में पब्लिश होती है। एंड सोशल टेंशन इन इंडिया इनका जो किताब है वो 1968 में पब्लिश होता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले कास्ट एंड रेस इन इंडिया यानी कि पहला बुक है। उसके बाद 1953 में इंडियन साधुज है। उसके बाद 1 3 के बाद 2 है सोशल टेंशन इंडिया 1968 एंड फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन यानी कि ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का जो 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसमें जो फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर है ये बुक जो है सोशल टेंशंस इन इंडिया से पहले आ जाएगी। पर्टिकुलरली कब लिखी गई ये नहीं है गिवन है, बट सोशल टेंशंस इन इंडिया ये काफ़ी बाद में ये बुक लिखते हैं 1968 में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन इन द हिस्टोरिकल सीक्वेंस आउटलाइंड बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कुछ तरह के जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन बताए हुए हैं उन मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करना है। तो इसमें हम जानते हैं स्लेवरी से स्टार्ट करते हैं। स्लेवरी के बाद फ्यूडलिज्म आता है और फ्यूडलिज्म के बाद जो है कैपिटलिज्म आता है। इसके बाद कैपिटलिज्म आता है और एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग सबसे अलग जो है जो ऊपर रख देते हैं। तो इस तरह से ये बनना चाहिए 3 से स्टार्ट होगा 3 2 3 2 1 4 3 2 1 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू जीएच मीड मीड symbolic interactionism which of the following are the stages in the development of self के डेवलपमेंट में मीड का जो स्टेजेस थी वो क्या थी। ठीक है, तो मीड ने 3 स्टेजेस बताई थी जो कि ऊपर की तीनों स्टेजेस हैं इमिटेशन स्टेज, प्ले स्टेज और गेम स्टेज। मिरर स्टेज जैसा कोई उन्होंने कंसेप्ट कोई स्टेज उन्होंने नहीं दी थी। इसका मतलब 1 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ थिंकर्स हैं और उनका थियरी उनसे रिलेटेड जो पर्सपेक्टिव्स हैं उसको देखते हैं। यूर्गन हेबरमास, एंथनी गिडेंस, मैनुअल कैसेल्स और पियर इबेर्डी। तो स्ट्रक्चरेशन थियरी हम लोग जानते हैं गिडेंस का थियरी है यानी कि बी का जो है 1 होना चाहिए। बी का 1 2 में है और पहले में और डी में। उसके बाद नेटवर्क सोसाइटी हम लोग जानते हैं ये मैनुअल कैसल का ही कॉन्सेप्ट है नेटवर्क सोसाइटी। तो इसके बारे में उन्होंने ही बातें पूरी बोली हुई है। तो सी का हो जाएगा आपका थर्ड और सी का थर्ड जो है आपका पहले वाले ऑप्शन में ही है यानी कि पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बी का 1 हो जाएगा और सी का थर्ड हो जाएगा और डी का सेकंड हो जाएगा। डी का सेकंड यानी जेनेटिक स्ट्रक्चरिज्म की बात पीयर बॉडी ने कही है और कम्युनिकेटिव एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हेबरमास का है, हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन क्वेश्चन है। इमाइल दरकहिम कंसीडर्ड सोसाइटी एज सुई जनरिस। ये तो सही है कि उन्होंने सोसाइटी को सुई जनरिस के रूप में बोला था एंड अप्लाइड द कंसेप्ट ऑफ एजिलिसिज्म। एजिलिसिज्म का कंसेप्ट भी उन्होंने अप्लाई किया था। So reason is this according to agilism society cannot be reduced into
टू इट्स स्मॉलर पार्ट्स। ये भी सही है कि एजिलिसिज्म का जो मीनिंग है वो ये है कि सोसाइटी को हम पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा कि उन्होंने उसको सीजनलिस क्यों माना था, क्योंकि उन्होंने एजिलिसिज्म का जो है कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था और एजिलिसिज्म का कॉन्सेप्ट ही कहता है कि सोसाइटी को हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, इन अल्फ्रेड शुड्स फिनोमेनोलॉजी which of the following is not one of the four types of लेवेंसवेल्ट यानी लाइफ वर्ड। तो हम जानते हैं अल्फ्रेड शुड्स ने अपने फिल्मोलॉजी के मेथड में, अपने कॉन्सेप्ट में कुछ तरह के लाइफ वर्ड्स की बात करी थी। तो उसमें से कौन सा लाइफ वर्ड है, 4 तरह के लाइफ वर्ड उन्होंने बात की थी, कौन से लाइफ वर्ड इसमें से नहीं है। तो अमवेल्ट की बात उन्होंने करी है, मिडवेल्ट की बात भी करी है, ओवरवर्ल्ड की बात भी करी है, इंटरवेल्ट जैसा कोई लाइफ वर्ड उन्होंने डिस्कस नहीं किया है। अब इसमें अमवेल्ट क्या होता है? अमवेल्ट का मतलब होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन की बात करते हैं। अमवेल्ट का मतलब होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन। वहीं पे जो मिडवेल्ट है, तो मिडवेल्ट का मतलब होता है वर्ड ऑफ कंटेम्परेरीज। वर्ड ऑफ कंटेम्परेरीज मतलब एक ही समय में जो चीज़ें होती हैं, जो समकालीन जो बात है उसकी बात है, कंटेम्परेरीज। और वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड का मतलब होता है द वर्ल्ड ऑफ प्रेडिसेसर्स यानी कि पास्ट। और इसी तरह से उन्होंने एक और बात किया था, फोल्ज वेल्ट। फोल्ज वेल्ट यानी कि फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर की बात के बारे में, फोल्ज वेल्ट ये जो है फ्यूचर से रिलेटेड था। इस तरह के 4 तरह के लाइफ वर्ड की उन्होंने बात करी थी। बट हिंट वेल्ट जैसा उन्होंने कुछ नहीं बोला था। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें से उन्होंने उसने पूछा कौन सा नहीं है, तो यही वाला हिंट वेल्ट नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो अभी इस हम लोग 20 क्वेश्चंस पे भी रुकते हैं। आगे के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जल्द से जल्द लेकर के आएंगे।